हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 शुरू किया था। उसमें मैंने काफी सारी बातें आप लोगों से डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कैथोड किरणों की उत्पत्ति किस प्रकार की जा सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार बताइए एवं कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। इतनी सारी कथाएं हम लोग पढ़ चुके थे, यस और नो। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रकाश की फोटोन प्रकृति से आप क्या समझते हैं समझाइए। क्या पूछ रहे हैं मुझसे? प्रकाश की फोटोन प्रकृति से आप क्या समझते हैं समझाइए। वैज्ञानिक प्लांक थे, प्लांक। जैसे मैं आपको शुरू से शुरू करूं तो मैं आपको बताऊं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन आए। न्यूटन ने बोला प्रकाश कणों के रूप में चलता है, यानी न्यूटन ने प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया। उसके बाद आइगन आया, आइगन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। ठीक है। प्लांक आए, प्लांक ने बोला कि नहीं भैया, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। यानी उसने बोला प्रकाश जो होता है ना, वो पार्ले जी के छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट के रूप में चलता है। क्लियर? उसने बोला प्रकाश पार्ले जी के छोटे छोटे बिस्कुट के पैकेट क्या है? ऊर्जा के बंडल है। क्या है ये? ऊर्जा के बंडल है ना। उसने बोला ये धातु है। समझना मेरी बात को बच्चों, ये धातु है, इसके ऊपर प्रकाश, अभी तक तो हम प्रकाश किरण ऐसे बनाते थे, सही बोल रहा हूं सिंपल रूप से, लेकिन उसने बोला प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। क्लियर? ऐसे समझ में आ रही बात? प्रकाश के ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्लियर? इन फोटोनों की ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। काय के समानुपाती होती है? ई समानुपाती नहीं, तो ई बराबर समानुपाती हटता है तो नियतांक आता है। तो एच यहाँ समानुपाती नियतांक है, जिसे हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। इसका मान कल आप लोग याद कर चुके हो। कितना होता है? 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सीन क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी? क्लियर? एच तो नियतांक फिक्स रहता है। और आगे देखिए, ई बराबर एच नहीं, तो ई बराबर एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। कहानी समझ में आ रही है? काहुए को परेशानी? क्लियर है? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? कोई दिक्कत? इन फोटोनों की ऊर्जा कितनी आ गई? ई बराबर एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार, प्लांक, इसे हम लोग प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी बोलते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हमसे ये कहता है कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है बात? ये ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति के। समानुपाती हटाएंगे नियतांक आएगा, तो ये समानुपाती नियतांक है, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा पढ़ा है हमने पिछले चैप्टर में, तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। सीन क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? कर पाओगे? पढ़ लो इतना, फिर आगे की बात करूंगा। तो प्लांक ने बोला प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्लियर? इन फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। ओटी वगैरह में बहुत आता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। क्लियर? कितना होता है? हाँ, आगे बढ़ो। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली ने भी अपना सिद्धांत दिया। डी ब्रोगली ने बोला कि भैया प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, यानी प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। ऐसा उसने बोला। किसने बोला? डी ब्रोगली ने बोला कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है और ये प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। और उन्होंने बोला हर गतिमान कण के साथ एक निश्चित तरंग लंबाई की तरंग संलग्न रहती है, जिसे डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। आप थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ये मैंने ये जो चित्र बनाया है, ये क्या है? रॉकेट है।
रॉकेट आप जलाती हो तो रॉकेट हो गया कण, और कण के साथ ये चिंगारी सी निकल रही है, ये क्या होगा, इस तरह नहीं है, ये चूतिया बनती है पर काम बनता है। तो डी ब्रोगली ने बोला कि प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है, और हर गतिमान कण के साथ एक निश्चित तरंग लंबाई की तरंग संलग्न रहती है, जिसे डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। समझ में आ रही बात? जिसे कौन सी तरंग कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये द्रव्य एक पदार्थ के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे द्रव्य तरंग कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो इसकी जो ऊर्जा होती है ये समझ में आई गया होगा, जी समझ में आई गया होगा, जी समझ में आई गया होगा। मैंने बचपन में सुना था आइंस्टीन के प्रकाश ऊर्जा समीकरण से E बराबर mc²। E की जगह अगर मैं यहाँ mc² लिख दूंगा तो बराबर h इंटू सी अपॉन लैम्डा का गलत कर दो मैंने लाला रे, सी ते बरक कट जागो, लैम्डा जालंग ले आंगो तो लैम्डा बराबर h अपॉन m सी। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं तो लैम्डा बराबर h, m क्या है यहाँ पे, m द्रव्यमान, बोलो भैया m क्या है, द्रव्यमान। c क्या होता है, प्रकाश की चाल, चाल या वेग एक ही बात है, तो द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग, 11th में सुना होगा आपको। तो लैम्डा बराबर h, नहीं है बात? क्लियर? कोई दिक्कत? h यहाँ पर क्या है, समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आता है, नियतांक हटाएंगे तो समानुपाती आ जाएगा। तो अगर मुझे नियतांक यहाँ से हटाना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा समानुपाती 1/p, यानी जो तरंग की तरंग लंबाई होगी वो कण के संवेग के विक्रमानुपाती। बोलो भैया, भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया आपसे कि भैया डी ब्रोगली तरंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए, या डी ब्रोगली का सिद्धांत बताइए, तो आप बता दोगे? वैज्ञानिक डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक निश्चित तरंग लंबाई की तरंग संलग्न रहती है, जिसे डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। यानी उसने प्रकाश की कैसी प्रकृति दी, द्वैती प्रकृति दी। उसने बोला हर गतिमान कण के साथ एक निश्चित तरंग लंबाई की तरंग संलग्न रहती है, जिसे हम लोग द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, और आपने उसी तरंग की तरंग लंबाई निकाल दी। कहानी समझ में आ रही है? पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया? देखो वहीं कहीं 1-2 पन्ने बाद डेरिवेशन दिया होगा, डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग से आप क्या समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमसे क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये देख रहे हो आप, ये एक धातु मैंने बनाई है। इस धातु की सतह पे मैंने प्रकाश डाला। क्या डाला? तो फिर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। सही बोल रहा? धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां से मैंने ई ऊर्जा दी, किसको दी? धातु। तो धातु के इलेक्ट्रॉन ने वो ऊर्जा अवशोषित की। जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो आपने उन 10 रुपए को फिर आप दूंगा तो आप उसे खर्च करोगे। मान के चलो 4 रुपए आपने कहीं खर्च कर दिए, 6 रुपए कहीं और खर्च कर दिए, बराबर हो गए पटा। यहां से मैंने धातु को ऊर्जा दी, इस इलेक्ट्रॉन ने उस ऊर्जा को अवशोषित किया। अवशोषित किया तो उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा तो निकल लेगा, निकल लेगा नहीं निकल लेगा। तो सबसे पहले तो ये यहां से यहां तक आएगा, यानी ये जो यहां से ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा वो धातु की सतह के अंदर से पृष्ठ तक आने में खर्च करेगा कि कम से कम ऊर्जा तो इसे चाहिए ही बाहर निकलने के लिए। इसी कम से कम ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और उसके बाद ये जनते निकल के बजलेगो, बोलो। तो यहां से जो ऊर्जा दी गई, ई ऊर्जा, यहां से जो ऊर्जा दी गई वो 2 भागों में खर्च हुई। सबसे पहला सतह तक आने में, थोड़ी बहुत ऊर्जा तो इसे सतह तक आने में लगेगी, तभी तो ये भगेगा। तो सतह तक आने में जो ऊर्जा लगी वो कार्यफलन, ये वो कम से कम ऊर्जा है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। कल बताई थी, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो कम से कम ऊर्जा उसको दी जाती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। भाषा समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? अब जाके बाद ये भजेगो तो जा में कौन सी ऊर्जा होगी?
गतिज ऊर्जा का सूत्र है गतिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा ही लिख देता हूँ। प्लस गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा। नहीं है मेरी बात समझ, सीन क्लियर है? जो भाषा बोली समझ में आई? हाँ, यानी यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा दे रहे हो वो ऊर्जा दो भागों में खर्च हो रही है। पहली सतह तक आने में, जिसे आप धातु का कार्यफलन बोलते हो, और दूसरा गति प्रदान हो रही है तो गतिज ऊर्जा। कहानी समझ में आ गई? चमका दो अब कहो E बराबर, अब मैं खोलता चला जा रहा हूं। आपको स्टेप ही समझ में नहीं आया होगा, आ गया समझ में? गतिज ऊर्जा का सूत्र हम सब लोग जानते हैं, आप का हुए को परेशान। बताते जाना समझ में आ रहा है कि नहीं। सही जा रहा हूं? हाँ भैया आएगा। हाँ भैया हाँ भैया समझा भी जरूरत तो ना मुझे, तुम्हें मुझे समझ रही जरूरत तो ना है? जानना क्लियर है? नहीं है मेरी बात, कर ले अभी इसको। वैसे तो ये यहीं खत्म हो गया, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अब जाके बात तो खोल सकते हो, कहीं भी कह दे तो सिद्ध करो जी समीकरण दे देखो तो जन्नो कर दी, सिद्ध करा जी समीकरण दे दे तो जन्नो कर दी, या सिद्ध करा जी दे दे तो जन्नो कर दी। नहीं ये बात ऐसे खोलना आना चाहिए। मेन तो ये खेल हो गया यहाँ पे, समझ में आई बात? क्लियर है? यानी धातु की सतह को जो ऊर्जा दी जा रही है वो कितने भागों में खर्च हो रही है? कौन से? एक सतह तक लाने में, जिसे आप धातु का कार्यफलन कहते हैं, और दूसरा पढ़ लो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, समझ जाओ। इसके बाद अगली बात आती है, पहले बताओ आप दहली ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा और धातु की सतह को दी जाती है वो धातु का कार्यफलन कहलाता है। सही बोला? जैसे किसी धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी उसकी दहली ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी उसे कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। बातें कम देंगे तो नहीं, जो बोला समझ में है? जैसे दहली ऊर्जा थी वैसे ही दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति को हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दहली आवृत्ति को हम लोग न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? न्यू जीरो से। दहली आवृत्ति को हम लोग न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। कोई पट्टा मुझसे पूछे कि दहली आवृत्ति होती क्या है, तो सुनो भैया, जैसे मान के चलो ये धातु की सतह है, इसके लिए दहली आवृत्ति 5 हर्ट्ज है। कितनी है? 5 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस पर जो प्रकाश डालना होगा वो कम से कम 5 हर्ट्ज आवृत्ति तक का तो डालना होगा। इससे कम आवृत्ति का प्रकाश मैंने डाला तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है कि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि धातु की सतह पर डाला जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? किसी ने पूछा दहली आवृत्ति क्या है, तो दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है कि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि धातु की सतह पर डाला जाएगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। नहीं है बात समझ? क्लियर? समझ गए? फिर चाहे प्रकाश की तीव्रता आप कुछ भी कर दो, इसको समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं अभी इस रूम में आप बैठे हो, या आप लोग जिस रूम में भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन वालों, आपके कमरे में कुछ न कुछ लाइट जल रही है।
यानी आपको प्रकाश की कुछ न कुछ तीव्रता महसूस हो रही है। सही बोल रहा हूं? अगर मैं 2-4 ट्यूबलाइट और चालू कर दूं, 2-4 CFL और चालू कर दूं, तो उस प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी, है ना? उस प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी, लेकिन प्रकाश की तीव्रता का आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। समझना मेरी बात को। मैंने बोला इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला इस धातु के लिए दहलीय आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस धातु की सतह पर कम से कम 5 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश तो आपको डालना पड़ेगा, यानी इस प्रकाश की आवृत्ति कम से कम 5 हर्ट्ज होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। 5 हर्ट्ज से ज्यादा है गई तो हो जाएंगे, कम से कम 5 का चाहिए, 5 से ज्यादा होगी तो। लेकिन अगर इस प्रकाश की आवृत्ति 5 हर्ट्ज से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। अब तुम जो सोचो इसकी आवृत्ति मान के चलो 3 हर्ट्ज है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे? नहीं होंगे। अब मैंने 3 हर्ट्ज की 2 लाइट डाल दी तो 3 डाल दी तो कछु नहीं होगा, कछु नहीं होगा। मैं लाइट डाल के 3-3 हर्ट्ज की और डाल रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहा हूँ, आवृत्ति थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। नहीं यही बात समझ में? मेरा कहने का तात्पर्य है दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है कि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दो। नहीं यही मेरी बात समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब उसकी मात्रा को बढ़ाना, लेकिन प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति तो उतनी ही है ना। नहीं, अगर मैं 3 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश और डाल दूं तो ये क्या कर रहा हूं? मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहा हूं। क्लियर है? लेकिन आवृत्ति थोड़ी बढ़ा रहा हूं। नहीं यही बात समझ में क्लियर है? किसी पट्टी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि दहलीय आवृत्ति क्या होता है, तो जवाब दे दूंगा। क्या बोलूंगा? दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है कि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। उससे ज्यादा का डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? किसी ने पूछ लिया दहलीय आवृत्ति क्या होता है, तो मन बात देवे वहां को दहलीय आवृत्ति को अक्षर 𝛎0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है, लिखना चाहो तो जैसे 𝛎 बराबर C/λ, तो 𝛎0 बराबर C/λ0। वैल्यू यूज किया था ना आपने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में। C प्रकाश की चाल है, λ0 यहाँ पर दहलीय तरंग दैर्घ्य है। क्या है? दहलीय तरंग दैर्घ्य भी लगे हाथ में निपटा दो। सुन लो, दहलीय आवृत्ति समझ में आ गई? दहलीय आवृत्ति समझ में आ गई? क्या है दहलीय आवृत्ति? दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है कि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। λ0 यहाँ पर है दहलीय तरंग दैर्घ्य। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? कोई पूछे दहलीय तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो दहलीय तरंग दैर्घ्य जैसे दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है, तो दहलीय तरंग दैर्घ्य वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य है कि उससे अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु की सतह पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, उससे कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालेंगे तो हो जाएंगे। भाषा समझ में आ रही है? उल्टा हो जाएगा दहलीय तरंग दैर्घ्य में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी ने पूछा दहलीय आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो बता देंगे दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है कि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। क्लियर है? और दहलीय तरंग दैर्घ्य वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य है कि उससे अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु की सतह पर डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। भाषा समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत? को परेशानी? देखो भाई के तो मिल जाएंगी तुम्हें दहलीय आवृत्ति की परिभाषा और दहलीय तरंग दैर्घ्य की परिभाषा। देखो, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान कोई पूछे तो बोलना 0। ठीक है? फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। बंदूक है? क्या है? बंदूक में 6 गोली। बंदूक में 6 की 6 उतार दी मैंने। ठीक है? तो मरने वाले लोगों की संख्या अधिकतम कितनी हो जाएगी? 6 से ज्यादा मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। बंदूक में गोली है 6, मरने वाले तो सामने काफी तादाद में, मैं 6 की 6 उतार दूंगा। समझना मेरी बात को? तो मरने वालों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 6 से ज्यादा हो सकती है, 6 से कम हो सकती है। कब? समझिए, निशाना चुक जाए। सही बोल रहा हूँ ना?
को कितने को बड़ा चूतिया हो पर भाई देख समझ में आ रही है कि मरने वालों की संख्या हमेशा चलाई गई गोलियों की संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, कम हो सकती है। भाषा समझ में आई? यानी मरने वालों की संख्या हमेशा चलाई गई गोलियों की संख्या से या तो हमेशा कम होगी या बराबर हो सकती है, ज्यादा कभी नहीं हो सकती। सही बोल रहा? किसी आदमी को टपकाने के लिए कम से कम कितनी गोलियों की आवश्यकता होगी? एक में टपका जाओ, है? सही बोल रहा हूं ना? तो गलत कहता ही, दो भले ही मार दो, वहां में 3 मार दो, लेकिन एक ही पर्याप्त टपकाने के लिए। सांची कह देता हूं तो आओ गौर से सुनिएगा, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। धातु का जी हाँ मेरे भाइयों, धातु जी इलेक्ट्रॉन धरो है, सतह पे ही धरो है, सतह पे तो धरे होंगे इलेक्ट्रॉन। इतने फोटोन आओ, फोटोन यानी ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, वो आया टकराव, ऊर्जा दई जाने लई और निकल ला। पूछता है किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कम से कम कितने फोटोन चाहिए? को आदमी है मारने के लिए कम से कम कितने गोली चाहिए? एक तो चाहिए। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कम से कम कितने फोटोनों की आवश्यकता होगी? एक, कम से कम एक तो चाहिए। इतने फोटोन ना जाने ऊर्जा दे, लपक दो, निकल लो, नहीं यही बात समझ? तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कम से कम एक फोटोन चाहिए। तो इसका मतलब आप उससे ये कहना चाहते हो कि मान के चलो धातु से 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होनी है तो जाए 100 फोटोन चाहिए। जे तो चलो, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन अगर अंदर की तरफ दबाव हुए तो जाए 2-4 फोटोन तो पहले जनते जन्नो आवेगा चाहिए, ताकि बात नहीं करे वो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त कार्यों में भी तो भाग ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में भी तो ऊर्जा लगेगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सोचना समझना तब बोलना। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा आपतित फोटोनों की संख्या से कम होगी या फिर बराबर हो सकते हैं। अगर सतह पे ही धरो है तो बराबर है जाएगी, एक आओ एक निकल लो, नहीं यही मेरी बात समझ में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अंदर दबो हो तो पहले तो जहाँ खुद खाद के झन्नो लाना पड़ेगा, तब ये नहीं करेगा। बोला भैया क्या गलत कह दी मैंने, है? यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो हमेशा आपतित फोटोनों की संख्या से या तो बराबर हो सकती है या हमेशा कम होगी। कौन कम होगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। किससे? कौन से फोटोन? जो आपतित हो रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ओटी में कई बार आता है वो ओटी कैसे था? फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कम से कम कितने फोटोन की आवश्यकता होती है? एक। समझ में आई बात? और सही गलत वगैरह पूछ लेता है कि भैया यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव आपतित फोटोनों की संख्या से कम होती है या फिर बराबर हो सकती है। कहानी समझ में आ रही है? इस टाइप की चीजें अगर आगे तो समझ जाओगे। देखो भाई कि तुम नोटन में लिखी होगी, समझ लो। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश विद्युत सेल। क्या भैया? प्रकाश विद्युत सेल और प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग। दोनों कहानी एक ही शॉट में चिपकाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आए प्रकाश विद्युत सेल, नाम में खो जाओ। प्रकाश विद्युत सेल, कौन सी ऊर्जा बदल रही है? नाम से पता पाल ली तुमने। तो प्रकाश विद्युत सेल वह सेल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नहीं है बस वही प्रकाश विद्युत सेल। पूछता है इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? तो इस बात को समझे आप लोग। इसका उपयोग है चोर सूचक घंटी में, जो चोरों की सूचना देती है। अपने पिक्चर देखिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हीरा चुराए हुए जाते हैं। बोला भैया चोर सूचक घंटी वहां लगी रहती है ना। पिक्चर देखी होगी डूम-टू वैन में, वो सिग्नल के बीच में अगर आ जाओ प्रकाश सिग्नल के बीच में तो सायरन बजने लगे वो, तो वो क्या है? प्रकाश विद्युत सेल होता है वहां पर। समझ गए? स्वचालित दरवाजों में
बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, आप दरवाजे के सामने जैसे ही पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। पिक्चर हमराज याद है? नहीं मालूम? वो बात ना है। स्वचालित दरवाजे तो जानते हो, तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, सेंसर वाले। समझ रहे सारे? चले तो स्वचालित दरवाजों में कैमरे के उद्वासन मापी में, अब ये कैमरे के उद्वासन मापी समझ में नहीं आई होगी तुमको। कैमरे के उद्वासन मापी समझे आप? एक्चुअली पुराने टाइम पे जो कैमरे आते थे तो उनमें शटर होता था, अभी भी होता है ना? तो जो शटर होता है तो क्या होता है, जैसे हम कैमरे से फोटो खींचते हैं तो कुछ जगहों पे लाइट कम होती है, कुछ जगहों पे लाइट कम होती है, तो वहां पर जैसे हम फोटो खींचते हैं तो शटर खुलता है और सामने वाले पे फ्लैश लाइट पड़ती है। तो वो फ्लैश लाइट कहां पर कितनी पड़नी चाहिए, इस बात का कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता है प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से। क्लियर? प्रकाश विद्युत सेल उस काम को ऑटोमेटिकली करता है। जहां पर प्रकाश की तीव्रता पहले से कम है, वहां का फोटो मुझे क्लियर चाहिए, तो वहां पर शटर ज्यादा समय के लिए खुलेगा और सामने वाले पे फ्लैश लाइट ज्यादा समय के लिए गिरेगी। या मान के चलिए अगर हम किसी ऐसी जगह फोटो खींच रहे हैं जहां पर प्रकाश की तीव्रता पहले से ही पर्याप्त है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर शटर ऑटोमेटिकली बहुत कम समय के लिए खुलता है और सामने वाले पे फ्लैश लाइट कम पड़ती है और फोटो क्लियर आते हैं। अब शटर कितने समय के लिए खुले, कितने समय के लिए नहीं खुले, ये सब बातों का निर्धारण ऑटोमेटिकली किया जाता है। क्लियर? इसको बोलते हैं उद्भासन काल, कि शटर कितने समय के लिए खुलना है कि पिक्चर क्लियर आए, फोटो क्लियर आए। समझ गया ना? तो अपने को ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। तो कैमरे की उद्भासन मापी में हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रकाश विद्युत सेल होता है। कहानी समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? तो इस तरीके से प्रकाश विद्युत सेलों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्वचालित बत्तियों में जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी रहती है बड़े बड़े शहरों में, तो ऑटोमेटिकली जब अंधेरा होने लगता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, उजाला होता है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो स्वचालित बत्तियों में भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? प्रकाश विद्युत गणकों में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश विद्युत गणकों यानी गणना करना, गिनना, नोट गिनने की मशीन आती है, उनमें भी प्रकाश विद्युत सेलों का उपयोग किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पढ़ लो, उपयोग समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।